ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। तो क्या अभी जो देख रहे हैं कि हर जगह पुल बन रहा है और रास्तों पर जो है बहुत ज़्यादा धूल डस्ट वगैरह हो रहा है, बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी इस चीज़ से परेशान हैं, तो इस चीज़ से कैसे निजात पाएंगे? देखिए, ये तो ओवरऑल एक सोशल इश्यूज है। और जो धूल हो गई, जो नॉइस पॉल्यूशंस हो गया, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हो गया, ये तो सोशल अवेयरनेस से और जागरूकता से ही धीरे धीरे रिजॉल्व की जा सकती है। लेकिन जागरूकता के अलावा अगर मतलब बात करें तो उसको कैसे मतलब प्रिकॉशन कैसे लेंगे? प्रिकॉशन इन सेंस, आज के दिन में जैसे अगर हम एक ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो हमारी, जैसे आप अभी आवाज़ सुन ही रही होंगे, तो दोनों जो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर ध्वनि पॉल्यूशन है तो अननेसेसरली ऐसे हॉन्किंग ना करें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां हॉन्किंग बैन है। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाकी हैं, जहां हॉन्किंग साफ बैन है। आप हॉन्किंग नहीं कर सकते। दूसरा हो गया जो हमारे यहाँ, खासकर बच्चों की अगर बात करें, तो आज के दिन में जो हेडफोन्स हैं वो काफ़ी लाउड सुनते हैं, चाहे वो क्लास की ही एडुकेशनल पर्पज से ही क्यों ना हो। दूसरा है डीजेज है, जो अभी के टाइम में हाल में जैसे दशहरा गुजरा, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो नॉइज है उसको अप टू सर्टेन लेवल तक रखना चाहिए ताकि लोगों को उससे प्रॉब्लम्स ना हो। तो कोई भी चीज़ जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है साउंड वाइज, वो एक नॉइज पोल्यूशन है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हमें अब जिस भी कारणों से हो रहा है, तो रूट ऑफ द कॉज को उसको रोकनी चाहिए। रांची में भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। दिल्ली का तो हाल का रिपोर्ट था कि ऑन एन एवरेज दिल्ली के जो लोग हैं उनकी आयु इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण बाकी नॉर्मल लोगों से 8 साल कम होगी, पोल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन की वजह से। अच्छा, अगर बात करते हैं कान का प्रॉब्लम, तो क्या कान का संक्रमण दिमाग तक फैल सकता है? हाँ, बिल्कुल फैल सकता है। दिमाग की, जैसे एक मेनिंजाइटिस की बात करें, ब्रेन इन्फेक्शन की बात करें, ब्रेन एब्सेस की बात करें, तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रेन एब्सेस वो हमेशा कान का बहना होता है। तो कान का इन्फेक्शन, कान ब्रेन के जस्ट नीचे होती है। तो अगर कान के इन्फेक्शन को, खासकर अगर पीप आ रहा है, कॉलेस्टेटोमा है, दूसरी प्रॉब्लम्स है, तो जो कॉमनेस्ट कॉज जो ब्रेन इन्फेक्शन है, जो सेकेंडरीली, वो हमेशा कान से ही पहुंचता है। और क्या नाक की टेढ़ी हड्डी हार्ट हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकती है? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ। अगर नाक की हड्डी ज़्यादा टेढ़ी होगी और टर्बिनेट्स अगर बढ़े हुए हैं, अगर सांस में नाक की टेढ़ी हड्डी होने के कारण अगर तकलीफ हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं रात में, खर्राटे आ रहे हैं, सांस रुक रहा है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसमें नाक की टेढ़ी होना एक कंट्रीब्यूट कर सकता है। सिर्फ थोड़ा सा हड्डी टेढ़ा होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा टेढ़ा है और आपकी नाक ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, उसके कारण सांस नहीं ले पा रहे हैं, और फाइनली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रही है, मतलब रात में सांस रुक रहा है सोते समय आपका, तो वैसे केसेस में आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही। और बहुत सारे जो डायबिटिक्स हैं वो भी स्लीप एपनिया के कारण अर्ली ऑनसेट डायबिटिक हो जाती है। तो मतलब जो खर्राटे आते हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि जरूरी नहीं कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो वो किस कारण से आते हैं और इसका उपचार क्या है? देखिए, हम सांस लेते हैं, जो नाक से सांस जानी चाहिए और फाइनली हमारे फेफड़े तक पहुंच नहीं पाई, तो रास्ते में वो नाक के थ्रू गुजरती है, गले के थ्रू गुजरती है। तो नाक में अगर आपके टर्बिनेट्स बढ़े हुए हैं, नाक की हड्डी अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, या कॉन्का बुल्लोसा है, या दूसरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की अगर इश्यूज है, तो या फिर अगर गले में अगर हम जाए, टॉन्सिल अगर बढ़ा हुआ है, अगर टंग बेस बहुत बड़ा है, तो कोई भी चीज़ जो नाक से फेफड़े तक हवा को पहुंचने में अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन देती है, तो वो रात में आपको खर्राटे भी देती है और आपके सांस को नींद के समय रोकती भी है, जिसको हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये है जिनके कारण ये होता है। हाँ, वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका हम, उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है, एक मशीन भी होती है सर्जरी करके, जैसे अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसको सीधी कर सकते हैं, टर्बिनेट्स बढ़े हुए हैं तो उसको श्रिंक कर सकते हैं,
नाक में पॉलिप या दूसरे तरह की बीमारी है, साइनोसाइटिस है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। टॉन्सिल को हटा सकते हैं। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है अगर उसको हटाते हैं तो आपकी खर्राटे खत्म हो सकते हैं, आपका स्लीप एपनिया खत्म हो सकता है। और कुछ कुछ केसेस जहाँ पे उतने के बाद भी फायदा नहीं होता है या लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सीपैप मशीन आती है। छोटी सी मशीन होती है, आप रात में उसको लगाते हैं और सोते हैं, तो कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर देता है, तो रात में सांस नहीं रुकता है, खर्राटे नहीं आते। तो ये कंटिन्यू लगाना होता होगा या फिर रात में जब भी आप सोए तो फिर अपने जैसे मशीन में लगा दिया और उसको लगा के सो गए। मतलब ये तो कंटिन्यू जब तक हाँ जिंदा रहेंगे हाँ, तब तक। तो वो सर्जरी फिर कराए, नए सर्जिकल ऑप्शंस है और मेडिकल ऑप्शंस है। तो और अगर आवाज में बार बार भारीपन आता है तो उसका क्या कारण है? देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन कॉमनली जो हम जो देखते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में, तो खासकर जो लोग कॉन्टिन्यूस ज़्यादा बातें करते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, और सीजन जिस समय रहती है, पॉलिटिशियंस हो गए, तो एक तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें तेज़ आवाज़ में अगर बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेन आता है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के दिन में एसिडिटी एलर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो जिनको एसिडिटी, एलर्जीज और तेज आवाज़ में बोलना, ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज है होर्सनेस के, या आवाज़ घरघराने के, या आवाज़ पे दूसरी प्रॉब्लम्स के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको सर्दी खांसी इस तरह से हो जाता है कि वो ठीक होने का नाम नहीं लेती, तो वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? डॉक्टर से मिलिए। आपके हिसाब से सर्दी खांसी सिर्फ सर्दी खांसी है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, तो आपके मुझे एलर्जी है, हाँ, एलर्जी का मेडिसिन चल रहा है, उसके बावजूद भी परेशानी दूर नहीं होती। तो एक्यूट दूसरे इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, सिर्फ एलर्जी ही नहीं होती है। राइनाइटिस, केमिकल राइनाइटिस हो सकता है, धुएं के कारण हो सकता है। धुआं ऐसा नहीं है कि आपको एलर्जी करेगा, वो आपके नोक को, बाकी लोग को इरिटेट करेगा। आप हो सकता है वायरल्स हो उस टाइम में, हो सकता है एसिडिटी हो सकता है फूड एलर्जीज हो। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलनी चाहिए जब प्रॉब्लम्स आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली ही कैन हेल्प यू। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स वैसे आते हैं, आप बहुत जल्दी 24-48 घंटे में बहुत रिलीफ महसूस करते हो डॉक्टर के पास मिलने के लिए। और ये साइनसाइटिस क्या होता है? ये साइनोसाइटिस होता है, हमारी साइनसेस है। हमारा जो हेड है वो बहुत भारी होता है, लेकिन ये एयर पॉकेट्स होते हैं यहाँ, जो पूरा का पूरा इस को हल्का बना के रखते हैं। तो उस एयर पॉकेट्स को हम लोग साइनस बोलते हैं, SINUS, साइनस। तो साइनस में अगर इन्फ्लामेशन होती है तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो ऐसे तो इसमें हमेशा हवा भरना चाहिए, लेकिन अगर उसमें इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होगी तो उसमें इन्फेक्टेड फ्लूइड भर जाता है, तो आपको अपना पूरा बहुत भारी लगता है। क्योंकि साइनस का काम है आपके जो चेहरे से ऊपर जो हेड का पोर्शन है उसको लाइट फील कराना, लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसमें पानी भर जाए, उसमें पी भर जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा सर भारी लगता है, हेडेक्स आती है, फेशियल पेन प्रेशर होता है, और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये सब साइंस होती है उसके। तो ऐसे में कोई घरेलू उपचार? हम्म, उसमें साइनसेस की जो ओपनिंग्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे ये ऐसे फनल सेप्ट हुआ, तो जो छोटी सी ओपनिंग होती है अगर वो किसी के कारण से अगर ब्लॉक्ड हो गई, तो उसके बाद साइनोसाइटिस की जो सिम्टम्स और सिवियर हो जाती है। तो घर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो फ़ायदा दे सकती है वो आपको स्टीम इनहेलेशन और ओवर द काउंटर एंटी एलर्जिक ले सकते हैं आप। और प्रॉब्लम्स अगर उससे सॉल्व नहीं हो रही है स्टीम इनहेलेशन और एंटी एलर्जिक से, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, एंड ही कैन सी द प्रॉब्लम्स व्हाट इज गोइंग ऑन एंड रिजॉल्व द इशू इन 24 to 48 hours। और अगर बच्चे की बात करें तो कोई बच्चा मान लीजिए 5 से 6 साल का है और उसकी जो आवाज है तोतलेपन की आवाज है, तो वो क्या कोई एज क्राइटेरिया रहता है जो वो क्लियरली बात कर सकता है? आइडियली बच्चे को हमेशा एक साफ स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, लेकिन तोतलेपन बड़े में भी देखा जाता है, बचपन में डेवलप्ड होती है। और तोतलेपन के जो कॉमनेस्ट कॉज होते हैं, पीयर प्रेशर हुआ,
पेरेंटल प्रेशर हुआ, खासकर एल्डरली जो सन्स होंगे उसमें ज़्यादा रहेगा, सन्स डॉटर्स में, नीचे वाले छोटे बच्चों को, तो उसके लिए हम लोग स्पीच थेरेपी देते हैं और माता पिता को समझाते हैं कि उसमें इन्वायरमेंटल पीयर प्रेशर उतना ना दिया जाए। स्पीच थेरेपी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोग 100% तक ठीक हो जाते और अगर वही बच्चा बड़ा है, मान लीजिए 21-22 साल का हो चुका है हैं। और उसके तो उनके कंठ की आवाज कंटिन्यू है, तो क्या उसका कोई इलाज नहीं है? सेम स्पीच थेरेपी, उसमें उनको कॉन्टिन्यूस बैठा के हमारे जो ऑडियो जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, तो वो बैठते हैं, उनको बताते हैं कि आपका इस हिसाब से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। स्पीच थेरेपी से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और कुछ दिन की स्पीच थेरेपी के बाद तो पता भी नहीं लगेगा कि ये सेम आदमी है जो पहले हकलाता था। तो मतलब इसमें क्या होता है स्पीच थेरेपी में? जो डिफेक्ट है, जैसे हो रहा है, तो उसको कैसे सप्रेस किया जाए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। नॉर्मल में क्या है और आप नॉर्मल से कैसे थोड़ा सा डेविएटेड है, तो उसको कैसे नॉर्मलसी में लाया जाए, उसी को स्पीच थेरेपिस्ट अपने हिसाब से, हर एक आदमी की प्रॉब्लम्स अलग होगी, तो उसको उस हिसाब से हम लोग ट्रेन करते हैं। कोरोना काल में देखा गया था कि सारे लोग मास्क लगाकर रोडे दिखते थे। अभी जो पोल्यूशन बढ़ा है इसके कारण भी लोग मास्क का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है कि मास्क लगाने से सांस की प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, यूजुअली जो हम लोग मास्क यूज करते हैं, N95 तो कोई यूज नहीं करता जब हम लोग सर्जरी के टाइम, तो जो मास्क है वो छोटी छोटे पार्टिकल्स को रोक नहीं सकता, बड़े पार्टिकल्स को सिर्फ रोक सकता है। तो मैक्सिमम लोग जो कपड़े का मास्क यूज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अगर कोई बड़ा डस्ट पार्टिकल है सिर्फ उसको रोक पाएगा, मैक्सिमम जो वायरस है जो अगर उसको रोक भी नहीं सकता वो। तो जितना ज़्यादा आज के दिन में जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको डेफिनेटली रोकने से फ़ायदा होता है और पार्शियली इम्प्रूवमेंट है उससे। सांस नहीं रोक N95 सकता। यूज करते हैं तो N95 अवेलेबल भी नहीं है और उससे आपको अपना थोड़ा सफोकेशन भी लग सकता है। बहुत हर एक लोग मास्क उतना अच्छा टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो आपका एक छोटा सा कवर बना देता है। तो कोरोना टाइम तो अच्छा था, लेकिन नॉर्मल घूमने फिरने के लिए जब आपकी, जैसे कि आप तेजी से अगर चलते हैं तो आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आप दौड़ते हैं तो आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। तो एक छोटा से मास्क में आपकी एयर रिक्वायरमेंट जितनी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। अगर मेरी बात करें तो मुझे लगभग 15 से 20 दिन से खांसी है और मैंने डॉक्टर से भी दिखाया। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है और दवा भी चल रहा है। तो घर में जब तक रहते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले, वो कंटिन्यू खांसी होने लगता है। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है आपको डस्ट एलर्जीज हो। डस्ट एलर्जी एक बहुत कॉमन एलर्जी है, डस्ट माइट से और बाकी। तो जो एलर्जीज होती है आज के दिन में बहुत कॉमन है, रैम्पेंट है, और खासकर पोस्ट कोरोना बहुत सारे लोगों को जिनको पहले एलर्जीज नहीं थी तो उनको भी एलर्जीज हो गई है, जो बिकॉज हमारी इम्यूनिटी चेंज हो गई है, तो पोस्ट कोरोना एलर्जीज बहुत बढ़ गए हैं। अब एलर्जीज में अगर आपको सीजनल एलर्जी है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन की अगर प्रॉब्लम है, तो हम लोग एंटी एलर्जिक बोलते हैं देने के लिए। नहीं है, अगर पूरे सालों भर अगर आप परेशान हैं तो हम आपका एलर्जी टेस्ट कराते हैं। उस एलर्जी टेस्ट से एग्जैक्टली पता चलता है कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। अब बहुत सारे लोगों को रोटी से एलर्जी निकलती है, किसी को दूध से एलर्जी निकलता है, जैसे फूड एलर्जी हो गया। इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे लोगों को फंगस से एलर्जी निकलती है। आपके घर में अगर पेट्स है तो उनके बाल से एलर्जी निकलती है, डस्ट माइट से एलर्जी निकलती है। तो आपकी जो सिचुएशन है, हो सकता है आपको डस्ट एलर्जीज हो, जैसा ही आप डस्ट से एक्सपोज होती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आता है। तो उसको परमानेंट ठीक करने के लिए, अगर ये सीजनल है तो ठीक है, आप 2-4 दिन के लिए आप एंटी एलर्जिक ले सकती हैं, कंट्रोल हो सकता है। अगर ये बहुत दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, सालों भर रह रही है, तो उसके लिए फिर हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जो आपके एलर्जीज को जड़ से ही ठीक कर देता है। तो इम्यूनोथेरेपी के कोर्स को कंप्लीट होने के बाद में आप उस चीज़ से अगर एक्सपोज भी होते हैं, जैसे अगर आपको रोटी से अगर एलर्जी है तो रोटी खाने के बाद में आपको कुछ नहीं होगा। आपको डस्ट से अगर एलर्जी है तो डस्ट आफ्टर इम्यूनोथेरेपी की कोर्स कंप्लीट होने के बाद में डस्ट भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो एलर्जी एक अपने आप में बहुत टफ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट अभी के टाइम में धीरे धीरे उसके सॉल्यूशंस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और लोग बहुत अच्छे से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन स्पाइट ऑफ हैविंग एलर्जी इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अगर बात करते हैं आपके करियर की, तो जैसे आपके करियर में क्या कभी ऐसा हुआ है कि
कोई बच्चा या वृद्ध या फिर जवान कोई भी ऐसा व्यक्ति आया हो जो आपको लगता हो कि ये बीमारी जो है पहले नहीं हुआ करती थी, अब बच्चों में भी है या बूढ़े में भी है, ऐसा कुछ? मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गई, जिसमें कि आपके कान की नस कमज़ोर होते जाती है। तो पहले चूँकि हमारे पास में इतना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। अभी तो आप घर में अपनी पढ़ाई भी अगर कर रहे होते हैं, कोचिंग क्लासेस भी कर रहे होते हैं, तो आप हेडफ़ोन यूज़ करते हैं। और साथ में अगर मान लीजिए पर कोई आदमी या कोई बच्चा अगर हेडफ़ोन को यूज़ कर रहा है और अपनी जो साउंड की सेंसिटिविटी जो लेवल है, अगर उसने 6, हम लोग डेसिबल में नापते हैं, तो 55 डेसिबल इज़ द आइडियल थिंग, 55 डेसिबल्स। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो 7 डेसिबल, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 90 डेसिबल पे सुन रहे होते हैं। तो उसके कारण क्रोनिक एक्सपोजर जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस्ट है, जो कि अब बच्चों में, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए था, पहले जो था कान का नस सिर्फ बूढ़ों में कमजोर होता था, अब बच्चों में भी ये देखा जा रहा है और बहुत सारे बच्चों में दिख रहा है। सिर्फ एक ही दो बच्चे नहीं है, मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन आज के दिन में नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस से एक्सपोज हो रही है। इसका मतलब सिम्टम्स क्या है? कैसे पता चलेगा कि कान में प्रॉब्लम नहीं है या पता चलेगा उसमें। अब जैसे किसी ने अगर 3-4 घंटे तक कॉन्टिन्यूस म्यूजिक सुना है, या आपने 4 घंटे तक थोड़ी लाउड नॉइज वॉइस में आपने लेक्चर ही सुना है, तो पता चलेगा कि उस दिन रात में आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। अगर ज़्यादा देर तक साउंड का एक्सपोजर हो तो दैट कैन टेक अवे योर स्लीप ऑल्सो, अ गुड स्लीप। ओवरऑल लॉन्ग रन में अगर देखें तो हाइपरटेंशन हो सकती है उसके कारण, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो होता ही है, टिनिटस होती है कान में आवाज़ सनसनाहट वाली, वो होता है। तो a lot of thing happens and that happens because people are ignorant। आप तो अपने अच्छा सोच के ही तेज आवाज में सुन रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, या फिर तेज आवाज में एक्सपोज हो रहे हो। और बहुत सारे लोग, जैसे भी हॉकिंग के बारे में हम लोगों ने बातें करी, तो पीपल आर नॉट अवेयर, दैट्स व्हाई दे आर कीप हॉकिंग। और हॉकिंग में भी आप 60, 65, 70 डेसिबल तक आप आवाज दे सकते थे, सामने वाले को सुनाई देगा। अब इतना भी क्या लाउड हॉकिंग हो कि 1 किलोमीटर दूर तक आपकी आवाज जा रही है, कोई जरूरी नहीं। दैट्स क्रिएटिंग अननेसेसरी नॉइज पॉल्यूशन। तो पीपल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस नहीं है काफ़ी चीज़ों के बारे में, जो कि जिसमें हमारा रोल, आपका रोल, मीडिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग जानेंगे। जैसे अभी के टाइम में जो हमारी इंटरव्यू है, इसको सुनने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग उतने लाउड साउंड से एक्सपोज नहीं होना चाहेंगे। 55 डेसिबल इज द आइडियल साउंड वैल्यू, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये जो कॉन्टिन्यूस जो बच्चे हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, तैयारी कर रहे हैं, लाउड नॉइज जो एक्सपोजर हो रहा है, उसके कारण फाइनली उनका जो कान का जो सुनने का क्षमता है वो कम होता चला जाता है, और उनको अभी उसके बारे में पता नहीं चलती है। जब हमारे पास में आते हैं वैक्स के कारण या दूसरे कारण से, और अगर हम लोग ऑडियोमेट्री करें तो पता चलता है कि ये तो अभी 16 साल का है, 18 साल का है, लेकिन इसकी कान का नस क्यों सूखना शुरू हो गया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण नॉइज एक्सपोजर होता है। आपके पास ऐसे भी पेशेंट आए होंगे जो सभी जगह से देख चुके, हार गए होंगे और आपके पास आए, ऐसा हाँ कौन हाँ, सा patient? मेरे पास डेली ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं। एक्चुअली जैसे मेरी एजुकेशन, आई स्टडीड फ्रॉम बॉम्बे, देन आफ्टर आई टुक माय यूएस फैमिली, आई वेंट टू यूएस, देन आई स्टडीड इन यूरोप आल्सो। तो मेरी जो अपनी जो पढ़ने के लिए, जैसे एक ईएनटी यहाँ पे 3 साल में की एमएस होती है, बट अदर देन माय एक्चुअल ईएनटी I did a lot of fellowships. I went to other countries. I learned a lot of things. I invested a lot of my time and money to learn ENT, सीखने के लिए, ताकि मेरे पेशेंट्स बहुत आगे चल के सेटिस्फाइड हो सके। वैसी मैक्सिमम जो सर्जरीज होती है या जो पेशेंट्स जो बीमारी होती है, क्योंकि मैंने उतने सारे जगहों पे मैं सीखा हूँ, मैं इटली में सीखा हूँ, स्विट्जरलैंड में सीखा हूँ, फ्रांस में सीखा हूँ, यूएस में सीखा हूँ, बॉम्बे में सीखा हूँ, और बहुत सारे जहाँ जहाँ जा सकता था, बीच में क्लासेस वगैरह भी, फेलोशिप्स करी हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो वेल लॉस से भी, मान लीजिए यहाँ पे जैसे वेल लॉस के बारे में बताया है, या दिल्ली में ठीक नहीं होते या दूसरी जगह ठीक नहीं होते, तो आते हैं मेरे पास, ठीक होके जाते हैं। कारण ये है कि एज ए डॉक्टर जो लर्निंग जो मेरी पीरियड थी, तो आई लर्न ए लॉट, आई वेंट टू ऑल द पॉसिबल प्लेसेस टू लर्न ऑल द थिंग्स। तो पेशेंट्स तो मेरे पास आज के दिन में भी
लोग दिल्ली से भी फ्लाइट लेके आते हैं, लोग हैदराबाद से भी फ्लाइट लेके आते हैं सर्जरी करने के लिए भी और दिखाने के लिए भी। तो जहाँ अच्छा डॉक्टर होगा तो पेशेंट्स तो आएंगे। तो जैसा आपने बताया कि आपकी स्टडी जो है वो इंडिया के बाहर भी हुई है, हाँ, काफी। वगैरह में भी हाँ हुई है। हाँ। तो आपने फिर इंडिया को ही बाहर। देखिए दैट्स यूजुअली जैसे मेरे क्लासेस आज 17-18 बच्चे थे जो कि ऑल ऑफ देम वेंट टू यूएस एंड अब्रॉड। आई थिंक ओनली आई केम बैक। एज ए डॉक्टर आई हैव टू सर्व। आपको सेवा ही करनी होती है और जो अपने लोगों की सेवा करना ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वहाँ पे बैठ के ज़्यादा रिसर्च करना या नई बुक्स लिखना और वहाँ के लोगों की सेवा करना। और जहाँ तक जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है तो वो तो यहाँ भी पूरी हो ही जाती है और अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हो क्योंकि आप अपने लोगों को ठीक कर रहे होते हो। ऐसे लोग जिनको पहले वेल्लोर जाना होता था, जिनको पहले मुंबई जाना होता था, जिनको पहले टीएमएस जाना होता था, जिनको पहले यूएस जाना होता था, अब वो यहीं पे मेरे कारण ठीक हो पाते हैं। तो एक अंदर से काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। और दूसरा है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ लिए, आप दूसरे सिस्टम में चले जाओगे तो आपके अपने सिस्टम को कौन परिवर्तित करेगा? इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस, मान लो अगर आप चीज़ों को बदलने के लिए खुद नहीं रहोगे, सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करने से थोड़ी। तो वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आई कुड हैव, और मेरे पिताजी श्री आर डी सिंह जी, ही वॉज अ वेरी वेल नोन सोसाइटी के लिए काम करने वाले थे। तो उनका ये मेरा आग्रह था मुझे कि अभिषेक, इफ़ यू विल कम बैक टू इंडिया एंड स्पेशली टू रांची, अपने घर अगर लौटते हो तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी और आपकी अपनी जिम्मेदारी अपने मिट्टी के लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ वापस लौटो तो बहुत अच्छा हो। तो उनका जो आग्रह जो था उनका, तो उसको देखते हुए 2018-19 में आई केम बैक। बिफोर दैट आई वाज वर्किंग इन बॉस्टन। तो आई केम बैक एंड आई एम वेरी हैप्पी वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आई एम गिविंग। आपका जो प्रोफेशन है डॉक्टर का, और इसके साथ साथ आप राजनीति में भी अपना कदम रखे हुए हैं, तो दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? अब देखिए, वो तो सिंपल सा चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट। और आपके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, सोचना आपको करना होता है, काम करवाने या करने के लिए तो बहुत सारे हाथ होते हैं। आखिर मतलब नहीं होता है कि जैसे आपका प्रोफेशन तो डॉक्टर का है, आप हाँ, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से एक पॉलिटिक्स में जाना कैसे हुआ, क्या सोच रही हो? ये अचानक जैसा कुछ नहीं है। जिस समय मैं स्टूडेंट्स भी था तो क्लास मॉनिटर होता था। तो अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कहीं भी तो जिम्मेदारी अपने आप आपको खोजते हुए आपके कंधे पे आ जाती है। समाज में जो भी लोग जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो जिम्मेदारियां अपने आप आपकी तरफ लौटती है। इफ यू वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल रन टुवर्ड्स यू। So I personally feel that yes, I should take the responsibility of improvement, whatever is happening right now and surrounding us. तो अगर हम को लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो सही तो तभी होगा जब आप इन्वॉल्व हो और उसको सही करो। तो जब मैं मान लीजिए कि अमेरिका में उतने साल रहा, मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहा, बॉस्टन में रहा, लंदन में रहा, मिलान में रहा, तो वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ रांची भी बदले, झारखंड भी बदले और डेवलप्ड बने, तो सिर्फ चाहने से तो नहीं होगा ना। आपने जो चीज़ देखा है वहाँ अगर आपको परिवर्तन यहाँ लाना है तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। तो वट एवर आई कैन कंट्रीब्यूट इन सिस्टम आई हैव बीन डूइंग और सो फार आई एम डूइंग गुड। रांची में, झारखंड में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जेएमएम है, आरजेडी है, कई पार्टियां हैं, लेकिन आपने बीजेपी को चुना, ऐसा? मेरी जो अपनी विचारधारा है वो काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी से और बचपन से ही मेरा झुकाव ज़्यादा रहा। और मुझे लगता है कि बीजेपी जितनी नेशनलिस्ट है और आज के दिन में जितना पॉजिटिवनेस है देश को, समाज को, सबको आगे बढ़ाने का जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने स्तर से पूरे के पूरे समाज को साथ लेके आगे बढ़ाने के लिए, और जो प्रोग्रेसिव नेचर है और जितनी तेजी से आज के दिन में विकास भी हुआ है, अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में, तो 2014 में जिसमें भारतीय जनता पार्टी आई थी
उसके पहले अगर हर एक दिन 13 किलोमीटर अगर हाईवे का निर्माण हो रहा था, तो आज वो बढ़ के 35 किलोमीटर हो गया है। रेलवे की डेवलपमेंट वैसे ही बढ़ी हुई है। आज के दिन में अगर आप बात करेंगे तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, G20 में दुनिया के टॉप 20 सबसे बड़े देश हैं। उस सबसे सारे के सारे देशों में सबसे ज्यादा आज के दिन में विकास दर किसका है? मैं पहले की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज के दिन में भारत का है। तो इन ऑल एस्पेक्ट हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चीजें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, संसार में भारत का कद आगे बढ़ रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी अपनी जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से चीजों को करना चाहती है, कर रही है और कर रही थी, तो मुझे लगता है कि आई एम बेस्ट फिट ओवर देयर। अगर आपको मौका मिलता है अगले इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में लड़ने का, तो आप जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, मेरा अपना घर इटखोरी है। इटखोरी चतरा लोकसभा में आता है और मैं हमेशा वहाँ आता जाता रहता हूँ। और मेरे पिताजी जिनका देहांत हो गया कोरोना में, तो उनका एक कहना था कि अगर आप समाधान के पार्ट नहीं हो तो आप भी समस्या हो। तो जो नीड ऑफ द आवर जगह जगह के हिसाब से अलग अलग है। मेरी अपनी सोच, मुझे जहां तक लगता है, आज के दिन में थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगा। पिछले साल भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 2 लाख रुपया पर पर्सन है, पर ईयर। झारखंड की जो थी वो लगभग 86-87 हजार के आसपास में थी अभी। तो भारत के पर कैपिटा इनकम से झारखंड की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? आधी से भी कम है। जिस चतरा को मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरा अपना घर है, वहाँ अगर झारखंड के 24 जिलों की अगर बात करें तो वो काफी पिछड़े इलाकों में आता है। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, रेलवे तक वहां नहीं पहुंचा है चतरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सब जगह आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ, बीइंग ए डॉक्टर, मेरा पहला प्रायोरिटी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ टू ऑल रहेगा। मेरी ये पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाए कि एटलीस्ट जो इमरजेंसीज जो हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, वो वहाँ पे ही रिजॉल्व कर दिया है। और मेरा यह बहुत पहले का सपना है कि हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट जो ब्रेन ड्रेन होता है। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जैसे चतरा के जो लोग आए, अगर रांची आ गए तो वो वापस चतरा नहीं जाना चाहते। चतरा के जो लोग या रांची के जो लोग बॉम्बे या दिल्ली पहुंच गए तो वापस वो न रांची आना चाहते न चतरा जाना चाहते हैं। अगर वो अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए तो वापस नहीं आना चाहते। तो ब्रेन ड्रेन रोकेंगे कैसे? तो जो भी आपके यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेन वाला बच्चा होता है, जो अच्छी ब्रेन वाला होता है, मैक्सिमम लोग अपने आप ड्रेन होके किसी अच्छे विकसित शहर में या देश में चले जाते हैं। तो उसको रोकने का, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। जैसे अगर मैं अमेरिका में भले ही रहा हूं, लेकिन दिल हमेशा आपका घर पे ही रहता है। तो कोई ऐसा नहीं होता कि जाके रहना चाहता मैंगलोर में या बॉम्बे में या कहीं और, लेकिन ऑप्शंस नहीं होता। चलिए, मैं तो फिजिशियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं कहीं भी बैठ जाऊँ तो मैं काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ यार। लेकिन जैसे इंजीनियर्स हो गया, तो इंजीनियर्स के लिए आज के दिन में रांची में या चतरा में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरे बाकी जो डेवलप्ड लोग हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर हमारे पास में हर एक जिले में अगर मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाओ, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, तो एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ की जो खेती है उसको काफ़ी डेवलप करा सकती है लोकल नीड के हिसाब से। आपके जो आज के दिन में जहाँ पे 10 किलो अनाज निकलता है, अगर आपके यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेजेस है तो आप वहाँ से 40 किलो 50 किलो अनाज सेम जगह से निकाल सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज अगर है तो आपके इंजीनियर्स अगर है तो खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एक एक इंजीनियर 20-20 30-30 लोगों को जॉब दे सकता है। अगर एक डॉक्टर वहाँ से तैयार होता है तो अपनी जगहों को ठीक कर सकता है।
तो बाकी जितनी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो चीज़ों को बहुत स्ट्रीमलाइन लाया जा सकता है और झारखंड को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है, जो पिछड़े हुए जो जगह है। आज के दिन में भारत पूरे दुनिया को अगर कोई तरह कोशिश हो रही है कि हमारी जो विकास है, बाकी सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। भारत की पर कैपिटा इनकम भी 2 लाख है। हम लोग 86-87 हज़ार के आसपास थे। तो अगर तेज़ी से मेहनत करें तो देश के साथ में, दुनिया के साथ में कदम बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए हमें, कोशिश करते रहनी चाहिए और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी चलती है 100 बार फिसलती है। तो कोशिश करते रहना है। आप भी कोशिश कर रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और इन कोशिशों का नतीजा होगा कि कब बहुत जल्दी ही हम लोग बहुत डेवलप्ड होंगे। स्वास्थ्य के विषय में क्या जनता को बताना चाहिए, क्या संदेश देना? अवेयरनेस होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल और जितना ज़्यादा जो मेनली जो अगर बात करें तो सेल्फ इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए अगर एक रूटीन रेगुलर लाइफ है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज के दिन में जो ये भागम भागी की जो दुनिया है तो उसमें हम लोग अपने आप को पीछे छोड़ दे रहे हैं और रैट रेस के कारण अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो लोगों को, हर एक लोगों को अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए थोड़ा सा अलग समय निकाल के अपने ऊपर ही मेहनत करना चाहिए। आप सही समय पे उठें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, खान पान पे ध्यान रखें, तो जो बीमारी है वो मैक्सिमम आपसे ऐसे ही दूर रहेगी। धन्यवाद।